तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन क्या करना है, और अगर वो डाउट्स वगैरह आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का है तो अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा लास्ट में डाउट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं अभी अपन, फिर लास्ट में अपन क्लास खत्म करने के पहले बता देना तो मैं डाउट्स उसमें बता दूंगा। अभी अपन क्या करते हैं कि जैसे थ्योरीज की बात कर रहे थे अपन ने, अर्नियस थ्योरी पढ़ा, और दूसरा थ्योरी अपन ने पढ़ा था दैट इज ब्रॉन्स्टन एंड लाउरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टन एंड लाउरी थ्योरी। अभी थर्ड थ्योरी अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस ना। तो लुईस थ्योरी में क्या होता है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसको अपन इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलेंगे। व्हाई इट इज सो, जैसे ब्रॉन्स्टन थ्योरी को अपन प्रोटॉन थ्योरी बोलते हैं ना, तो हमने एसिड एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ दोनों ही H प्लस साइन के बेसिस, प्रोटॉन के बेसिस पे देखा था, तो इसमें भी ऐसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी क्या होता है, एसिड्स और बेसिस भी अपन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे। तो एसिड्स आर दोज substance which can accept electrons, substance which can accept electron, and bases are those substance which can donate electron. अब ना अपन को एक पार्ट आएगा कि भाई ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब क्या समझे। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अपन को पता है क्या होता है, बाय द सेंट्रल एटम। ये अपन को पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल एटम्स के रिस्पेक्ट में हमको डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। सो ये तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डोनर, sp3, ठीक है। बोरॉन Bf3, it has an empty orbital, sp2 hybridized, has empty orbital। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना सेंट्रल एटम, इट्स अ लुईस एसिड। और अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर, इट इज अ लुईस बेस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे हमारे पास, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वो लुईस बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड, एंड व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस बेस। सो ये आपका लुईस बेस था, ये आपका लुईस एसिड था। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3 और उसका sp2, और बाद में अपन ने लिखा था कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और उसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज ऑफ एसिड, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस। फिर अपन ने कहा था दिस मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बट दे शुड बी द लुईस एसिड बेस, then that compound is called a salt named as adduct। अगर कोई लुईस एसिड और लुईस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से कोई सॉल्ट बनेगा तो उसको अपन कहते हैं एडक्ट, ठीक है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, लुईस एसिड्स का एग्जांपल लिखते हैं। सो एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड्स, तो अपन लिख सकते हैं भाई ऑल कैटाइन्स, दे आर लुईस एसिड्स। ऑल कैटाइन्स कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। अब कोई भी कैटाइन लिखो,
सो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं H प्लस साइन है, H प्लस साइन लिखो या विल राइट दैट H3O पॉजिटिव। एसिड तो एसिड ही होता है, जैसे मैंने लिखा कि H प्लस साइन इन द सोल्यूशन अपन ऐसे एज्यूम करते हैं। फिर आप कहेंगे भाई NO पॉजिटिव, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अगर कैटाइन है तो लुईस एसिड होगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो ऑल कैटाइन्स विल बी द लुईस एसिड। अगर किसी कैटाइन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जहां वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो फिर वो लुईस एसिड नहीं होगा। जैसे अपन कहेंगे एक्सेप्ट NH4 पॉजिटिव, इट विल नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड। वो क्यों? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन को पता थे, इट इज S2P3, एक लोन पेयर था और 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए NH3 में। ये लोन पेयर से अपन ने ये लोन पेयर भी डोनेट किया किसको? हाइड्रोजन को, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसमें p ऑर्बिटल होता है क्योंकि 2s है और 2p है, 2 में d ऑर्बिटल नहीं होता, मतलब यहां कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जहां पर अपन ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसकी जगह अगर फास्फोरस होता तो मैं कहता हूं फास्फोरस में भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या फर्क पड़ता है? तो अपन कहते हैं भाई फास्फोरस में ना ये वैलेंस शेल जो होता है वो 3 होता, और अगर 3rd शेल होगा तो उसमें डी ऑर्बिटल होता है p के साथ, वो खाली पड़े होते हैं। अगर NH4 पॉजिटिव है तो इट इज नॉट अ लुईस एसिड, बट अगर इसकी जगह PH4 पॉजिटिव होता तो मैं इसको लुईस एसिड बोल देता। व्हाई इट इज सो? क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा होता है। भाई 3 बॉन्ड आपने हाइड्रोजन के साथ बनाए होते हैं, ये पेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर से हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता, बिकॉज देयर आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक को अपन अनहाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, लोन पेयर इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसका मिक्सिंग नहीं होता ना, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा sp3, बट उसका शेप मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो अलग होता है बाकी सबसे, तो अपन उसे कहते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑल कैटाइन्स आर लुईस एसिड, बट लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, सिर्फ कैटाइन होना थोड़ी होता है लुईस एसिड। तो इसमें डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये सब खाली पड़े हुए, तो वहां इलेक्ट्रॉन दो आप, क्योंकि इसमें 3rd शेल है, इसमें 2nd शेल था, डी होता ही नहीं है। सो ऐसा एक ही एक्सेप्शन है जिसमें डी नहीं होता। तो फिर कैटाइन्स के लिए बोल सकते हैं ऑल कैटाइन्स आर लुईस एसिड एक्सेप्ट अमोनियम आयन, दैट्स नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो ऑर्बिटल होना चाहिए वहां पर, तो वी कैन राइट लाइक दैट। नेक्स्ट वी कैन से दैट लुईस एसिड के लिए सारे कैटाइन्स, इफ सेंट्रल atom has incomplete octet, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी वो लुईस एसिड है। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी वो लुईस एसिड है। जैसे अपन लिखेंगे भाई BF3 हो गया, BCl3 हो गया, बोरॉन के सारे हैलाइड्स हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के सारे हैलाइड्स हो जाएंगे, बेरिलियम हैलाइड्स हो जाएंगे, बेरिलियम हाइड्राइड्स हो जाएंगे, बेरिलियम के हाइड्राइड्स हो जाएंगे, बोरॉन हाइड्राइड हो जाएगा। They all are those compounds in which central atom doesn't have complete octet, then they are Lewis acids. अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है, सपोज लुईस एसिड्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन से, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है तो BF3, BCl3, BBr3, they all are the Lewis acids, and Bi3, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना है तो which is the strongest acid in this?
इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ क्या होगा? सब में एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। मेरे ख्याल से सभी लोग एक ही आंसर दे रहे हैं। नहीं, एक तो अलग आंसर मिल गया मुझे। ऑलमोस्ट सभी का आंसर एक जैसा है। एक आधी आंसर है ऐसे जो एक दो आंसर मतलब ऐसे गलत है, क्योंकि मैंने बता रखा था ये, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं बताया होता तो मैं पूछता भी नहीं, है ना? तो मोस्ट एसिडिक इज Bi3। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इससे भी और इससे भी। तो बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर Cl होता तो इलेक्ट्रॉन कम पुल करेगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये वाला बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा इस बोरॉन पे होती इससे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पुल करेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कम पुल करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसका कम क्यों है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव BF3 में होता है। रीजन, अपन ने कहा था ना छोटा बॉन्ड लेंथ है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। तो अगर बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा तो बोरॉन विल फील कि भाई उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल रेजोनेंस फिनोमेना। तो बोरॉन विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर वो फील करेगा ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इसमें ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ये लोन पेयर ज्यादा इफेक्टिवली नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका सेकंड शेल इसके थर्ड शेल से ओवरलैप करेगा। इसका सेकंड शेल इसके थर्ड शेल से ओवरलैप करेगा, तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव नहीं होगा। फिर तो इसमें 4p हो जाएगा, इसमें 5p हो जाएगा। तो उसमें बैक बॉन्डिंग लीस्ट होने की वजह से बोरॉन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ये अपन ने क्लास में वैसे डिस्कस किया हुआ है। बैक बॉन्डिंग के टाइम मैंने सेम एग्जांपल आपको पूछा है। तो अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट इज अ लुईस एसिड। इफ large number of electronegative atoms are attached to the central atom, are attached to central atom। वैसे ये नहीं लिखना चाहिए था अपन को, क्योंकि ये ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है रादर देन की फिजिकल केमिस्ट्री से, तो अपन इसे नहीं लिखते हैं। हम तो दो ही बात करते हैं बस, ठीक है ना? और अगर मतलब तुम लोग कहोगे कि नहीं चलो लिख ही देते हैं, वैसे काहे बता दिया, चलेगा ना अपन को। इफ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज मतलब दो भी हो सकते हैं, अपन को बस लार्ज नंबर ऑफ ज्यादा होना चाहिए थोड़ा। सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is attached to the central atom, is attached to central atom। क्योंकि अब तुम लोग काफी दिन हो गए ना पढ़ते पढ़ते, अब मतलब कोई टिपिकल चीज भी बताऊंगा तो आपको समझ में आनी चाहिए। आप लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, देन ऑल्सो द कंपाउंड विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। जैसे अपन कहेंगे CO2 इज अ लुईस एसिड, SO2 is a Lewis acid, SO3 is a Lewis acid, COCl2 is a Lewis acid, PCl5 is a Lewis acid, COCl2 is a Lewis acid। मैं पहले वो लिख रहा हूं जो जनरली अपन से पूछते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। SOCl2 is a Lewis acid, COCl2 है तो SOCl2 भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर कोई कंपाउंड है तो वी आर एबल टू टेल दैट दे आर लुईस एसिड्स। और भी हो सकते हैं, POCl3 है, दैट इज आल्सो अ लुईस एसिड। लाइक दैट हमने तो ये कहा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा अटैच्ड है, जैसे PCl5 है तो PF5 भी होगा।
IF7 भी होगा, ClF3 भी होगा। इतने सारे कंपाउंड्स हमने पढ़े हुए हैं इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल। तो इन सब के हाइब्रिडाइजेशन भी अपन बता सकते हैं। अगर किसी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है। इधर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होंगे तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और फिर इस पे डेल्टा पॉजिटिव। मतलब ये वाले एटम पे बहुत सारे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इससे ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो वो एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम उसे लुईस एसिड बोलेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने। तो अपन गेन करके एक बार देख लेंगे, बट अभी रुक जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो कैसे है। मतलब अपन उसको एग्जाम्पल इसी को लिखा रहने देंगे, अपन देख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल एसिड्स के लिए था, लुईस एसिड्स के लिए जो अपन ने लिखा हुआ है अभी। दीज आर लुईस एसिड्स जो एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर अपन एग्जाम्पल लुईस एसिड के लिए लिख सकते हैं तो लुईस बेस के लिए भी लिखेंगे एग्जाम्पल। लुईस बेस के लिए लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए उनको, तो अपन कहेंगे भाई अगर आप लुईस बेस की बात करोगे और एग्जाम्पल लिखना है तो मैं इसमें लिखूंगा ऑल एनाइन्स आर लुईस बेस। ऑल एनाइन्स आर लुईस बेसिस। किसी पे भी अगर मैं नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव चार्ज आया ही होगा उसको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने से। ऑल एनाइन्स आर लुईस बेसिस। किसी के पास भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चाहे वो कोई भी हो। सो ऑल एनाइन्स आर लुईस बेसिस। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑन एनाइन्स विल बी लुईस बेसिस, चाहे वो कोई भी हो। उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा। Next we can say that is, if central atom has lone pair and its octet is complete, भाई octet complete होना चाहिए, लेकिन lone pair and its octet is complete, then it will act as a Lewis base. तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, this is a Lewis base। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एटलीस्ट वन लोन पेयर। तो फिर अल्कोहल्स को भी लिखूंगा, ये अल्कोहल्स था। तो आर ग्रुप इज, जैसे हाइड्रोकार्बन होता है ना, RH CnH2n+2। आप n का वैल्यू लिखो, मैं बताता हूं वो एल्केन में कौन सा है, उतने कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये जो R ग्रुप होता है इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, तो लो भाई हो गया R ग्रुप। मतलब आपकी मर्जी, आप जितने चाहे कार्बन लिख लो उसमें, उसको कहते हैं अपन R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये R ग्रुप का मतलब है ऐसा लिख दूं और उसमें फिर अपन OH लगा लें तो अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। OH is a functional group of alcohol. तो we can write like that. इसमें PHOH लिख सकते हैं, ROR भी लिख सकते हैं। हमें तो बस एक ऐसा एटम दिखना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, बस। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कंपाउंड है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो मैं उसको लुईस बेस बोलूंगा। ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी हो सकता है, लोन पेयर है उनके पास, तो मैं उसको लुईस बेस बोलूंगा। अमोनिया भी लुईस बेस है, और अमोनिया के साथ अगर कोई दूसरा कंपाउंड अटैच्ड है तो वो भी लुईस बेस है।
बस मुझे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है और उसके पास लोन पेयर है तो वो लुईस बेस है, लाइक दैट आई कैन राइट। सो लोन पेयर हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो अपन उसे लुईस बेस बोलेंगे, एनी मॉलिक्यूल। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई लोन पेयर है लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। भाई कार्बन के पास लोन पेयर तो था, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, उसके पास लोन पेयर तो है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो लुईस एसिड है। लुईस एसिड में आपने कोई लोन पेयर वगैरह की बात नहीं की थी, आपने बस कहा था कि एम्प्टी ऑर्बिटल है मतलब लुईस एसिड है। और अगर सेकंड पॉइंट में आपने लिखा था किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो लुईस एसिड है। राइट? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में सेंट्रल एटम कुछ भी हो, डोनेट तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ही होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज है। बट इसमें साइड तो आप ये लिखोगे ना, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो वो डोनर साइड विल बी ऑक्सीजन ऑलवेज। सेंट्रल एटम अपन कार्बन को बोल सकते हैं। जनरली अपन ने एक सेंट्रल एटम को अपन ने दो तरीके से पढ़ा हुआ है। एक तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि मोस्ट जनरली होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। लेकिन बेटर है कि अपन तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे और अपने कंसेप्ट से लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। कार्बन अपने उसमें नहीं था ट्रस्टेबल सीरीज में। तो ये लुईस बेसिस है। लुईस बेस के लिए इतना काफी होगा अपने लिए, काफी एनाइंस एंड द, अगर ये लुईस एसिड है लेकिन है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए वो लुईस एसिड है। ये 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है बस। तो कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सो दैट इज अ लुईस एसिड। तो लोन पेयर होगा और ऑक्टेट, इसलिए आपने क्लियरली मेंशन तो किया लोन पेयर और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो लुईस एसिड होगा। दीज आर लुईस बेसिस। यहां पर जो पीएच लिखा हुआ है इसको अपन कहते हैं फिनॉल और इसको कहते हैं अपन ईथर ग्रुप। ये थोड़ा क्या होगा ना, लुईस एसिड बेस ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, इसलिए एग्जांपल भी अपन मोस्टली उन्हीं से ले रहे हैं मोस्टली, क्योंकि फिजिकल में तो अपन मोस्टली आयंस, सीधा आयंस ही पढ़ते हैं, कैटायन होगा या एनायन होगा। तो ये लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस था। अब पहले एक बार वाटर के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं अपन। वाटर नहीं बोल रहा हूं मैं, सॉल्वेंट के बारे में ले रहे हैं। मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। सॉल्वेंट एक तो पोलर सॉल्वेंट होता है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर अपन को ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्वेंट डिपेंडेंस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते अपन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। सो अपन इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे विल राइट दैट ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेंजीन, ईथर लिखो ही मत, नहीं तो कहेंगे भाई ईथर होता क्या। CCl4 is a non-polar solvent. Benzene is a non-polar solvent. Liquid alkanes ना, so cyclohexane is a non-polar solvent. ये इस टाइप से non-polar solvents होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में वाटर आता है। वैसे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें पोलैरिटी होती है लेकिन वो पोलर होते हैं लेकिन उनमें प्रोटॉन नहीं होता है। तो अभी के लिए मैं आपको पोलर सॉल्वेंट्स लिख रहा हूं ऐसे, पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट जो होंगे वो ऐसे लिख रहा हूं जिनमें पोलैरिटी ज्यादा होती है थोड़ा, जैसे वाटर होता है। इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। फॉर्मिक एसिड होता है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। CH3OH होता है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। C2H5 होता है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट।
CH3COH होता है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। अमोनिया भी पोलर सॉल्वेंट है। अगर किसी सॉल्वेंट में ना OH बॉन्ड और NH बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में और वो लिक्विड है, तो वो पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, वो पोलर सॉल्वेंट है। अपन को उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन कहेंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स है। अब कोई बोल रहे हैं अपन से कि उसको डाउट है कि CH3COH इज अ लुईस बेस। बोलो भाई, क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? हाउ इट इज अ लुईस बेस? तो बताए तो था लोन पेयर है। ये लोन पेयर है ना। हाँ, तो लोन पेयर है ना इस पे। अब इसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन ने बताया था मैंने, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब पानी में इसको डिसोल्व करोगे ना, अपन ये थोड़ी कहेंगे अच्छा ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस फिनोमेना है। लुईस बेस ही होगा, लुईस एसिड नहीं हो सकता। और उस रेजोनेंस फिनोमेना से इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल, खत्म हो जाएगा। इसका डोमिनेंस ज्यादा है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इतने सारे लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है, ले नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? ये पूरा तो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, और पूरा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो कोई इलेक्ट्रॉन उस तक आ ही नहीं सकता, उसके पास तक नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं हो सकता। राइट। अब ये मैंने पोलर सॉल्वेंट्स बताया आपको, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में बताया, ये सबसे ज्यादा पोलर और ये सबसे कम पोलर। ठीक है ना, अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में बताया। इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और वैसे अगर देखा जाए तो इसको तो वाटर है, अपन को पता है। ये आपने फॉर्मिक एसिड बोला था। तो फॉर्मिक, जरा फॉर्मूले भी याद करते रहना है, ऐसे कि मतलब कैसे आप बताते हो फॉर्मिक एसिड क्या होता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी है, बट इसमें एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें H लगा हुआ है। ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है। ये एसिडिक एसिड है, और ये अमोनिया लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने आपको पोलर सॉल्वेंट्स बताए, दे ऑल आर लिक्विड्स। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट होगा तो लिक्विड ही होगा। They have tendency to of self protonation. What is self protonation? एक H2O दूसरे H2O से रिएक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। एक प्रोटॉन देगा, दूसरा प्रोटॉन लेगा। इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया। HCOH दैट इज अ फॉर्मिक एसिड, जो मैंने लिखा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे बॉन्डेड है दोनों ऑक्सीजन। ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा ना तो एल्गेट एक प्रोटॉन देगा, एक प्रोटॉन लेगा। सो HCO H2 ये पॉजिटिव और वहां पर HCO नेगेटिव।
ये और ये सिर्फ उसी प्रोटॉन को दे सकते हैं जो प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। ये अपन को पहले से पता है। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रोटिक मतलब प्रोटॉन वही दिया जा सकता है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, किसी और एटम से नहीं। H3PO4, H3PO3, H3PO5 अपन ने देखा था। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तो ये अपन उसे एसिड बोलेंगे। इसमें लिखूंगा तो इसमें भी ऐसे कर सकता हूं, अमोनिया में भी कर सकता हूं। तो इसमें क्या करेंगे आप, CH3 लिख लोगे हाइड्रोजन की जगह, और क्या, इस वाले हाइड्रोजन की जगह CH3 लिख दोगे, और क्या। ये सारे के सारे जो भी पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट लिखे हुए ना, ये सेल्फ प्रोटोनेशन लिखा, इसको अपन कहते हैं ऑटोप्रोटोलाइसिस। इसको अपन नाम देते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोप्रोटोलाइसिस। तो मैं इसको NH4 पॉजिटिव लिख दूंगा और NH2 नेगेटिव लिख दूंगा, ऐसे बता सकता हूं। दैट इज हाउ वी विल गेट। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी सॉल्वेंट पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर बाकी सबकी भी होती है। इसका पोलैरिटी अगर अपन 100 के स्केल पे काउंट करेंगे ना, इससे भी ज्यादा पोलर होते होंगे, लेकिन ये 80 होता है तो इट इज अराउंड 52। ये बहुत कम हो जाएगा। 38, 35, दिस विल बी अराउंड 25, दिस विल बी अराउंड दैट इज 10। ऐसे स्केल पे आप देख सकते हो क्या पोलैरिटी ऑर्डर। मतलब स्केल पे आप पोलैरिटी चेक कर सकते हो कि रिलेटिवली अगर 100 का स्केल है तो पोलैरिटी क्या होगी किसकी। ऑल पोलर सॉल्वेंट विल शो ऑटोप्रोटोलाइसिस, मैंने आपको बोला था पहले, ऑल विल शो द ऑटोप्रोटोलाइसिस। सो दैट इज राइट। तो ठीक है, अगर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी जहां पर तो मैं आपको बताऊंगा, अगर बताया हुआ है तो ऑटोप्रोटोलाइसिस मैंने आपको बताया, तो इसमें एक एसिड जैसे बिहेव करेगा, दूसरा बेस जैसे बिहेव करेगा। जो प्रोटॉन दे रहा होगा वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। Then you can say that this is the Bronsted theory. एक प्रोटॉन दे रहा है, एक प्रोटॉन ले रहा है। ठीक है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज सारे कंपाउंड जितने भी आयनिक कंपाउंड है, थोड़ा भी पोलैरिटी है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड, क्योंकि उसकी पोलैरिटी भी अपन ने देखा ना बहुत ज्यादा थी 100 के स्केल। राइट। तो ये अपने पास गिवन है। अब अपन लिखेंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगर राइट द कंपाउंड, आपको मुझे बताना है कि कौन सा कंपाउंड। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ, Arrhenius acid base are stronger than acid base are stronger than Bronsted acid base are stronger than Lewis acid base. So Lewis acid base जो होते हैं वो weak होते हैं। That is, अपन उससे acid base भी बता सकते हैं। राइट right? चलो देखते हैं अपन। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको और मैं टेबल में दे देता हूं क्वेश्चन, मतलब ज्यादा वैसे नहीं करते हैं अपन, ऐसे टेबल में लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर थ्योरी लिख लेता हूं, व्हाट आर द थ्योरी वी आर गोइंग टू डिस्कस। Arrhenius acid base, Bronsted acid base and Lewis acid base. तो Arrhenius acid, Arrhenius base, Bronsted acid, Bronsted base, Lewis acid and Lewis base.
ऐसे कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मैं कुछ मॉलिक्यूल दे देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया HCl मॉलिक्यूल है। तो मैं क्या करूंगा, अब सारे थ्योरीज को रिवीजन में चेक करूंगा मैं। ऐसे कैसे, भाई देखो, आर्नियस एसिड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, मुझे एक्वस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रोटॉन थ्योरी, तो मुझे प्रोटॉन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। HCl वाटर में प्रोटॉन देगा, लेकिन OH नहीं दे सकता। ब्रॉन्स्टेड, HCl H+ आयन देगा बिल्कुल, लेकिन ये H+ आयन लेगा नहीं। HCl प्रोटॉन देगा। इसमें लुईस एसिड, अब अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थोड़ी होगा, ये तो HCl है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। HCl। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता H2S, तो अपन कहते हैं वाटर में ये H+ आयन देगा, तो ये आर्नियस एसिड है। OH दे ही नहीं सकता, है ही नहीं, OH दे देगा कहां से। ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये H+ आयन देगा, इसमें से Cl इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता, बना के दिखाओ। Cl के एक से ज्यादा बॉन्ड है HCl में, मतलब ये कह रहे लुईस बेस क्यों नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन दे दो उससे। ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो टूट जाएगा बॉन्ड, और मुझे HCl चाहिए, लुईस एसिड। Cl- नहीं चाहिए लुईस एसिड। हमने ये थोड़ी कहा कि लुईस एसिड बेस को वाटर में बताना, तो फिर सारे एनाइन कैटायन ही पढ़ लेते, मॉलिक्यूल बताना। एज अ मॉलिक्यूल HCl अब किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर बना सकता होता ना तो मैं Cl के और H से बॉन्ड बना देता, 2 H से बॉन्ड बना देता। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा बिल्कुल, वी कैन राइट लाइक दिस। ये प्रोटॉन दे सकता है, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन ले भी सकता है, तो H2S है। H2S इज लाइक दिस, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, और लोन पेयर होने की वजह से, क्योंकि सल्फर एक से ज्यादा बॉन्ड इजीली बनाता है, Cl नहीं बनाता। हेलोजेंस, क्योंकि सल्फर पे -2 से लेके +6 तक कोई भी चार्ज लिख सकते हो आप इजीली। हेलोजन जनरली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे डजंट एक्सेप्ट प्रोटॉन इजीली। तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आप थोड़ा भी इसको कुछ दोगे ना इलेक्ट्रॉन, ये टूट जाएगा, वहां नहीं टूटेगा, क्योंकि ये दोनों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है ना, बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना, इट्स अ वीक एसिड H2S, बहुत वीक एसिड है, इट इज हाईली कोवेलेंट बॉन्ड ये। बट वाटर में अगर अपन देखें तो थोड़ा तो H+ आयन देगा, क्योंकि H2S इज अ एसिड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड एसिड, तो वो देगा H+ आयन, और लोन पेयर होने की वजह से प्रोटॉन भी लेगा। लोन पेयर होने की वजह से प्रोटॉन भी लेगा, तो प्रोटॉन भी लिया। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। डोनेट तो कर सकता है ना, भाई एक्सेप्ट करेगा कैसे इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपैंड थोड़ी कर दूंगा मैं ऑक्टेट। जिस पर पहले से लोन पेयर है, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो लुईस बेस है, लेकिन लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, दे सकता है H2S। भाई लोन पेयर दिख रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे,
ऐसे ही आपको चेक करने हैं। वैसे एक बात देख के लग रहा है कि जो आर्नियस एसिड होता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होता है। तो मैं आपको एक दो मॉलिक्यूल देता हूं, तुम करके दिखा देना मुझे ऐसे टिक करके, और अगर नहीं होगा तो उसको क्रॉस कर देना। और क्या, मेरे पास H2O के बने, मेरे पास NH3 के बने, और मेरे पास CO2 के बने। चलो इसमें चेक करते हैं। H2 तो वाटर है ना, वी नो दैट। वाटर से तो अपन सबसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं। कैलकुलेट करो। भाई आपको टिक ही तो करना है कि मतलब होगा या नहीं होगा। अभी नहीं चल रही। क्या हुआ? क्या? शुरू करते हैं अपना। या वेट करता हूँ थोड़ा और, आप देख लो, सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम लेके। ट्राई किया होगा। अपन एक काम करते हैं, वाटर, अब वाटर के लिए अपन कहेंगे अर्नियस एसिड या अर्नियस बेस। तो ये प्रोटॉन भी देगा और OH भी देगा। वेट इज सो वाटर ना, अगर मैं अभी अभी आपने मुझे बताया था ना इसका सेल्फ प्रोटोलाइसिस,
तो वाटर ने ना H3O पॉजिटिव बनाया था आपने और OH नेगेटिव बनाया था आपने, मतलब वाटर ने ये दिया और वाटर ने प्रोटॉन भी दिया। प्रोटॉन दिया तो मैंने H3O पॉजिटिव बना दिया और प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन इसने दिया तो OH बना दिया और इसने प्रोटॉन लिया तो H3O पॉजिटिव बन गया। मतलब ये OH भी दे सकता है और H+ आयन भी दे सकता है इन वाटर एक्वा सोल्यूशन में, तो मैं दोनों लिखूंगा। अभी इसमें ब्रोंस्टेड एसिड, ये प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है और ब्रोंस्टेड बेस भी है, क्योंकि प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे लोन पेयर है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ब्रोंस्टेड एसिड आर दोज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट जरूर कर सकता है किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अभी H पॉजिटिव को डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तभी तो H3O पॉजिटिव बना हुआ है, ये बनेगा। अब अपन अमोनिया की बात करते हैं। क्या अमोनिया प्रोटॉन दे सकता है वाटर में? तो अपन कहेंगे क्यों नहीं दे सकता भाई, वाटर देखो ऐसे कर लेते हैं, अमोनिया है और अमोनिया को वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं प्लस H2, तो क्या बनाएगा NH3 NH4OH बनाता है, बेस बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने प्रोटॉन कहां दिया, इसने तो इससे प्रोटॉन ले लिया है ना, इससे प्रोटॉन लेके NH4 पॉजिटिव बन गया और ये OH माइनस आयन बन गया। भाई वाटर होगा, अपने वाटर में डिसोल्व किया तो ये प्रोटॉन लेके क्या बना लेगा NH4 पॉजिटिव और वो OH नेगेटिव। इसने तो प्रोटॉन नहीं दिया ना, ये प्रोटॉन देता तो ऐसा होना चाहिए ना था, NH2 नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा, तब मैं अज्यूम करता कि हाँ इसने प्रोटॉन दिया। तो इसने तो प्रोटॉन नहीं दिया, तो ये प्रोटॉन नहीं दिया, तो इसको अरेनियस बेस बोल दूं, तो अपन कहेंगे इसको अरेनियस बेस भी नहीं बोलूंगा, व्हाट इज सो, इसमें OH कहां दिख रहा है मुझे, तो अपन कहेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH आया तो सॉल्यूशन में, तो अपन कहेंगे ठीक है OH आया लेकिन वो तो इससे आया, तो इसको बोला तो है मैंने लुईस बेस, अरेनियस एसिड बेस बोला तो है, तो ये OH कोई इससे थोड़ी आया, ये तो वाटर से आया, तो वाटर को बोल दो अरेनियस बेस, तो ये अरेनियस बेस भी नहीं है, ना अरेनियस एसिड है ना अरेनियस बेस है। इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसने प्रोटॉन नहीं दिया। इधर चेक करें ब्रोंस्टेड एसिड, तो क्या ये प्रोटॉन देगा, तो अपन कहेंगे प्रोटॉन क्यों नहीं देगा, ये देगा ना प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है। वो कैसे, तो अपन कहेंगे देखो अगर मैं इसको अमोनिया को रिएक्ट करूंगा अमोनिया के साथ सेल्फ प्रोटोनेशन, तो NH4 पॉजिटिव बनेगा और NH2 नेगेटिव बनेगा। इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन दिया तो ये बन गया और इसने प्रोटॉन लिया तो ये बन गया। ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ये प्रोटॉन ले भी सकता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं किया, तो अपन लिखा था बगैर पानी के आप इसके एसिड बेस नहीं बता सकते, मतलब जो भी ब्रोंस्टेड एसिड होगा उसमें सॉल्वेंट का लिमिटेशन नहीं है, ये पानी नहीं है ना, क्योंकि इसको तो कंपलसरी है ना कि भाई जो भी एसिड बेस बताओगे तुम वो पानी में बताओगे। अगर ये पानी में OH दे सकता है, जब है ही नहीं उसके पास OH तो देगा कहां से, इसलिए नहीं था। वो पानी में H+ आयन देगा क्या, वो पानी में थोड़े डिसोसिएट होगा, पानी से OH H+ आयन लेता है वो, क्योंकि ये बेसिक है पानी के कंपैरिजन में, वो भी नहीं था। राइट, अब ये लुईस अपन को क्या बताना, अमोनिया, अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे लोन पेयर भी है, तो ये तो हो नहीं सकता ऐसे, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ लोन पेयर होने की वजह से डोनेट जरूर कर सकता है, ये लो, ये अपन ऐसे करते हैं। अभी किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमको यहाँ डाउट है, फिर बता देंगे उसको।
क्योंकि इससे अच्छापन से ज्यादा नहीं पूछने वाले को, सीधी सीधी बात है। पानी में किसी को डाल के देख लो, H प्लस साइन दिख रहा है, दे सकता है पानी में H प्लस साइन, तो एसिड है, नहीं तो नहीं। अर्नियस के लिए, और बेस OH तो इसमें था ही नहीं, कहां से देगा। जब भी ब्रॉन्स्टेड के बारे में सोचे, बस प्रोटॉन के बारे में सोचो। प्रोटॉन दे सकता है और ले सकता है। अगर ये प्रोटॉन ले सकता है, किसी से भी ले ले, कैसे भी, खुद अपने आप से प्रोटॉन ले ले तो भी है। क्यों? इसमें सॉल्वेंट का लिमिटेशन है, इसमें तो मैं कोई भी सॉल्वेंट ले सकता हूं। अमोनिया खुद सॉल्वेंट है आपका, तो उसमें उसमें आपने ऑटो प्रोटोलाइसिस बताया था। CO2, ना तो इसमें मुझे H प्लस साइन दिख रहा है और ना ही इसमें मुझे OH माइनस साइन दिख रहा है। ना तो ये प्रोटॉन दे सकता है, ना ही प्रोटॉन ले सकता है। इसको CO2 को ना अगर अपन ऐसे लिखें, अब अपन सबको पता है कि भाई अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, CO2 प्लस H2, सब लिखेंगे कार्बनिक एसिड बनेगा H2CO3। वो कैसे? ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, और रिएक्शन करके बनाया हुआ एडिशन है वाटर का, जिसे अपन एडेप्ट बोलते हैं। तो वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म H2CO3, तो दिस इज अ लुईस एसिड। सारे ही गैसेस एक्सेप्ट अमोनिया जो बेस होता है, CO, NO और N2O जो न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब एसिडिक ही तो होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनको छोड़ के, भाई वो तो बेस होता है, वो अपन को पता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स में इनको छोड़ के बाकी सबके सब क्या होते हैं? ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये न्यूट्रल होते हैं। दे आर नॉट एम्फोटेरिक, दे आर न्यूट्रल। CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वाटर विल बिहेव एज अ बेस। अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर विल एक्ट एज अ एसिड, क्योंकि वो खुद बेस था। तो अपन ने क्या किया भाई, CO2 is a Lewis acid and H2 is a base, we get H2CO3। अब अगर ये लुईस एसिड है तो बेस कैसे होगा? कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं CO2 में, राइट? कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं CO2, तो लाइक दैट वी कैन राइट। अब मान लो मेरे पास एक ऐसे गिवन है, अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन बाकी, उसके बाद फिर पूरा आयनिक चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने पास। मेरे पास ना ऐसे है, अब अपन चेक करते हैं। सॉल्ट वर्ल्ड भी तो देख ले, कुछ मॉलिक्यूल तो अपन ने देख लिया। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये ना तो प्रोटॉन दे सकता है और ना ही OH दे सकता है, खत्म बात। लेकिन इसको अगर पानी में डिसॉल्व करूंगा ना, ये तो पक्का है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है और उसका नेचर चाहिए तो मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा। और ये पानी में डिसॉल्व करने वाली बात किसने कही थी? ब्रॉन्स्टेड। राइट? सो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, all non-metal oxides which are not neutral, they can be called as a Lewis acid। बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, अगर किसी कंपाउंड का नेचर चाहिए तो उसे पानी में डालो। पानी में डालोगे तो ट्वाइस ऑफ NaOH मिला अपन को, और प्लस H2CO3 मिला अपन को। तो वाटर ने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया, इट्स ब्रॉन्स्टेड बेस।
इट्स अ ब्रॉन्स्टेड बेस। वाटर ने OH दिया, मतलब यहाँ पर इसको ना वाटर अपन क्या करेंगे, वाटर एसिड है और ये बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया CO3 ने और NaOH ने OH, तो इसने H+ साइन इससे एक्सेप्ट किया। तो बनने का वो ब्रॉन्स्टेड बेस। अब आगे क्या, ना तो ये लोन पेयर को, इसके पास कार्बोनेट आयन है ना, और Na2CO3 आयन है, वो सॉल्ट है, उसमें ना तो ये लुईस एसिड होगा ना ही ये लुईस बेस होगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये सॉल्ट खुद सॉल्ट है। तो ये अलग अलग थ्योरीज का रीजन ही यही था कि भाई इस थ्योरी के बेसिस पे और इस थ्योरी के बेसिस पे मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि मतलब ये एसिड या बेस है, कैसे प्रूफ करूं। तो ब्रॉन्स्टन थ्योरी के बेसिस पे, भाई इस थ्योरी से मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये बेस है, तो कौन सा थ्योरी, ब्रॉन्स्टन थ्योरी। अब जिनको मैं प्रूफ नहीं कर पाया ब्रॉन्स्टन थ्योरी में भी, उसके लिए कौन सा थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। अपन अलग अलग थ्योरीज को क्यों पढ़ रहे हैं, ये उनका इंपॉर्टेंस है। भाई जिन्होंने H+ साइन दिया, H+ साइन और OH- साइन दिया, वो एसिड बेस है। व्हाट अबाउट दोस जो ना तो H+ साइन दे सकते हैं ना OH दे सकते हैं, तो उनको कैसे बताऊं, तो ब्रॉन्स्टन एसिड बेस। राइट, तो हमें इन सब थ्योरी के बेसिस पे ही एसिड बेस बताने होते हैं। अगर किसी में H+ आयन OH नेगेटिव आयन है, इसी से बता दूं। अगर किसी में H+ आयन OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो इससे बता दूं। अगर किसी में एसिड, अगर मान लो कोई प्रोटॉन ना तो दे सकता है ना ले सकता है, तो फिर कैसे बताऊंगा, लुईस थ्योरी से बताऊंगा। तो दिस इज द थ्योरी। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ अपन बोलते हैं कि वो एसिड बेस थ्योरीज, इन थ्योरीज के बेसिस पे अपन को पता चल जाता है। वैसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंपाउंड को वाटर में डाल दो, उससे अपन को पता चल जाता है कि जो नेचर ऑफ सोल्यूशन बनेगा, उससे अपन को पता चलेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस जो अपन ने वाटर में डाला। वही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये ना कि वाटर एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ, वो तो पीएच कैलकुलेशन से ही पता चलेगा ना। खा के तो नहीं देख सकते या पी के तो नहीं देख सकते, चलो डिसॉल्व कर दिया अपन ने कंपाउंड, अब एसिडिक है, खट्टा लगेगा तो एसिडिक हो गया। कुछ और हुआ तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, है ना, क्या रहा। हाँ, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो भाई, ये एसिड बेस थ्योरी थी, चलो ठीक है। अपन को लुईस एसिड बेस थ्योरी, हमें पता चले कैसे एसिड बेसिस बताने हैं। हमें एसिड बेसिस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब कोई कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, मैं कहूंगा मेरी मर्जी, ऐसे है कोई एक कंपाउंड, अपन कहेंगे ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ये प्रोटॉन ले भी सकता है, अब बताओ, तो अपन कहेंगे दोनों है। ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। तो इसमें प्रोटॉन दे रहा है, अरेनियस एसिड है, OH दे ही नहीं सकता, ये अरेनियस बेस नहीं है। प्रोटॉन दे रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, प्रोटॉन ले सकता है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो लुईस एसिड बेस है, लोन पेयर दिख रहा है, लुईस बेस तो होगा ही होगा। इधर भी लोन पेयर दिख रहा है, आपने अभी कब बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में लोन पेयर ऑक्सीजन का डोनेट किया जा सकता है। लेकिन इस डेल्टा पॉजिटिव पे लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वाइटेस तो आपने बताया था यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते अपन। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो तो अपन को धीरे धीरे पता रहेगा। बट इसमें काफी सारा पार्ट, इसमें दोनों साइड थे, एसिडिक भी दिखाया आपने, बेस्ट बेसिक भी दिखाया। तो उस टाइप के कंपाउंड आप देख लेना, आप बता देना, अगर कहीं अगर है तो कोई पूछेगा तो अपन बताएंगे। अब मैं एक बार बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट तो एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं और सॉल्ट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड, दे कैन बी बेस, दे कैन बी सॉल्ट, मतलब तीन ही हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्ट भी हो सकता है। एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है।
राइट ना। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो अपन लिखेंगे ना, तो एसिड इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। बेस स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ऐसे ही सॉल्ट स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक सॉल्ट भी हो सकते हैं। ये सॉल्ट होंगे। स्ट्रांग एसिड वो होंगे जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है ना। स्ट्रांग वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, which dissolves completely in water. In water, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। और वीक डिसॉल्व्स इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली। तो जो वीक होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, फिर बैकवर्ड नहीं आ सकता ना। तो वीक होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। स्ट्रॉन्ग में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, सब अपन को पता है, HNO3, लाइक दैट, ये अपन को पता है। तो इनके अलावा बाकी जो है वो सब वीक है, इनकम्प्लीटली इन वाटर। सॉल्वेंट यहां पर सिर्फ वाटर रहेगा। तो अपन कहेंगे भाई H2SO3 है गया, H3PO4 हो गया, CH3COH हो गया, H2S हो गया, H2CO3 हो गया, लाइक दैट वी कैन राइट एक्सेट्रा। अब ऐसे बहुत सारे एसिड्स होंगे जो अपन को नहीं पता। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -3, इट्स अ वीक एसिड। इससे पता चल जाएगा मुझे। भाई आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखोगे HOCl, अब मैं कहूंगा पता नहीं ये स्ट्रांग होता है या वीक होता है, मुझे पता ही नहीं। तो फिर आप दोनों इसके लिए के तो दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं अपने आप ही देख लूंगा। अगर 10 की पावर -3 है, इट्स अ वीक एसिड। वैसे 10 की पावर -2 होता तब भी मैं वीक बोलता, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको केसी और के इक्विलिब्रियम में उसके वैल्यू को देख के मैं ये बता सकता हूँ रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर 10 की पावर -3 है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया। इनके के वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़े होते हैं। अच्छा, दे आर स्ट्रांग, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग बेस, ठीक है, डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, इन वाटर। अगर कोई वाटर में डिसोसिएट कंप्लीटली होता है, मतलब ये कंप्लीटली जैसे डिसोसिएट हो रहा है, HCl कंप्लीटली होता है वाटर में डिसोसिएट, मतलब जो भी आप HCl का कॉन्सेंट्रेशन दोगे ना, वही कॉन्सेंट्रेशन मेरे लिए H+ आयन का भी। वही मेरे लिए उसका भी। ठीक है,
तो डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वैसे तुमको सबको पता है भाई, जो चीज बता दी उसमें अपन को कोई डाउट नहीं, जिसमें आपको डाउट हो वो आप मुझसे पूछ लेना कि ये डाउट है। सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताए तो थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक अपन ने लिखे थे, फिर से ट्राई कर देता हूँ। फिर अपन कहेंगे भाई के बी वैल्यू होगा, अब एसिड के लिए अगर आप के लिखोगे तो के बी लिखूंगा मैं बेस के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻³ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुझे खुद ही पता चल जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अब वैसे भी अपन को इसके बारे में तो आप ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, क्यों? अपने चैप्टर का नाम बोलो ना, एनिक इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे तो पढ़ाओगे ना उसके लिए, मतलब आप मेनली इसके और इसके लिए पढ़ाने वाले हो मुझे। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड in water. So incomplete dissociation in water. तो we'll write that incomplete dissociation in water, जैसे वीक बताना है अपन को, तो अपन कहेंगे देखो, there can be ammonium hydroxide, that can be, अब मतलब इसमें थोड़ा नाम ऑर्गेनिक टाइप के आएंगे तो अपन को थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बड़ा इजी है अपन को बोलना। अब इसमें मैंने इसको लिखा एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, वो धीरे धीरे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन को शुरू करनी पड़ेगी, है ना, बाकी कुछ भी नहीं और क्या, वरना मजा नहीं आएगा। तो अगेन विल राइट दैट कि भाई ठीक है, अगर के भी 10⁻³ से छोटा है, इट्स वीक, इट्स वीक। देन इट्स वीक। देन वी कैन से दैट इट इज वीक। अगर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात करें, मेरा नेक्स्ट वीक तुम्हारा मतलब अगर अपन नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम लोग का टेस्ट है तुम्हारा, है ना? क्यों? नेक्स्ट वीक टेस्ट है ना तुम लोग का? हाँ या ना? इंक्रीज नंबर ऑफ क्लासेस 4 जन से है, मतलब एक वीक है अपने पास। एक मिनट, पता नहीं सर अभी तक। अच्छा, कुछ लोगों का है कुछ लोगों का नहीं है। स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी है। ओके, 24 से 1। अच्छा, वेकेशन चल रहा है, ओके 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 ओके। 23rd से 1 जनवरी हॉलीडे है, ओके। टिल फर्स्ट मतलब स्कूल में छुट्टी है, रुको फिर अपन मतलब कुछ ऐसे अपन बढ़ाते हैं क्लासेस को, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास क्योंकि पक्का लगानी ही पड़ेगी अब अपन को, क्योंकि अब अपन नहीं तो ऑर्गेनिक में अपन थोड़ा पिछड़ जाएंगे। लगाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात। क्लास सुबह रख सकते हैं, सुबह मेरी क्लासेस होती हैं यार, ऑलरेडी सुबह के बैचेस हैं। तुम क्या सोच रहे हो मैं शाम को तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? मेरी तो रोज ही सुबह होती है क्लास, और वो भी अच्छा खासा 1.5 आवर एंड 2 आवर, 3.5 आवर सुबह। 12:30 को फ्री होकर खाना वाना खा के तुम फिर 2 o'clock शुरू हो जाती है क्लास, अब 8:30 तक चलेगी। इसलिए तो इतना तुम लोगों को सोच रहा हूँ कि यार टाइम कैसे निकालूं तुम्हारे लिए। ऑल्टरनेट डे रख सकते हैं क्या? ठीक है, मैं मतलब ये बात ना अपन इस वीक के टाइम टेबल में भी मैं कुछ अगर एडजस्ट कर सकता हूँ तो करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो 100%, नहीं तो मैं ट्यूसडे को क्लास रख दूंगा। ट्यूसडे को ना क्लास रखूंगा मैं 1 o'clock से 1 to 3। नहीं, मैं फास्ट सिलेबस खत्म नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो, है ना। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ाने वाला, फिर ना अगर ऑर्गेनिक में फास्ट गए ना तो अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, अपन फास्ट नहीं करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से, है ना, इसलिए मैं फास्ट नहीं करूंगा।
ठीक है ना, मतलब बीच में अपन कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, जैसे 12th का सिलेबस खत्म हो गया, वो लोग सिर्फ डाउट्स के लिए पढ़ते हैं, अभी तुम्हारे बाद उनका क्लास है, लेकिन तुम्हारा भी क्लास होगा। हाँ, वही करूंगा, एनसीईआरटी से अपन कुछ ऐसे करेंगे अभी के लिए, ताकि स्कूल के लिए हो जाए, है ना। तो ठीक है, अपन करेंगे हैं, अभी अपन पढ़ते हैं, अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा ऐसे कि अपन वो कर लें। अभी 12th क्लास वाले आराम से, वो तुम्हारे बाद उनका क्लास है, लेकिन अभी तुम्हारा क्लास है इसके बाद, नहीं तो मैं आज ही पढ़ा देता, है ना, क्योंकि उनका सिलेबस खत्म हो गया, वो मजे कर रहे हैं। चलो ठीक है, मजे क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट से उनका रिवीजन शुरू हो जाएगा। अब अपन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है, अपन को ये हमें मेनली पता क्या करना है, हमें तो कोई भी एसिड दे दो आप, बस ये वैल्यू दे रखी है ना, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देखने में कि वो वीक है ये स्ट्रांग है। अगर मुझे पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रांग कौन से होते हैं, स्ट्रांग कौन से होते हैं, तो वीक मुझे अपने आप पता चल गए। और अगर ये वैल्यू गिवन है 10 की पावर -2 भी गिवन है, तो भी वीक अज्यूम कर लूंगा कि वो वीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, अब बिल्कुल वही कंसेप्ट अपन यहां भी अज्यूम करेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के लिए, है ना, ठीक है, अपन वही कंसेप्ट यहां भी अज्यूम करेंगे। हाँ, अगर एक बात ध्यान याद दिला देना, नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को यू हैव अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 1 2 3, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अपन क्लास लगा देंगे। और मुझे याद दिला देना मंडे को कि आपने कहा था, अपन लगा ही लेंगे यार, मतलब मैं जोश जोश में बोल जाता हूँ फिर नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं लगाएंगे अपन, ठीक है, और याद भी दिलाना मुझे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग, राइट ना, इलेक्ट्रो, और लेकिन किसी की स्कूल में क्लास नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना ट्यूसडे को, बाकी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार, हेलो, हाँ हाँ भाई जी, ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब एक आध घंटे में नहीं तो चलेगा, क्लास में था एक्चुअली। तो अपन बात कर रहे थे, सॉरी यार वो आ गया फोन। हाँ, वैसे भी इस पार्ट को मुझे थोड़ा धीरे ही पढ़ाना था उससे, क्योंकि ये पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब ना, सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सिर्फ वही होंगे जो इसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ये और ये यूज करके जो भी सॉल्ट बनेंगे बस वही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है अपने लिए। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वो होते हैं मेड बाय, अब न्यूट्रलाइजेशन तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, एसिड बेस है तो बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उन्हीं को अपन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, भाई ये होते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो ठीक है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी सॉल्ट आप लिख सकते हो बस वही स्ट्रॉन्ग है, बाकी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ठीक है, मैं ऐसे लिख मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, बिल्कुल लिखो, इसका एनाइन और इसका कैटाइन अगर आप कंबाइन कर रहे हो, इसका एनाइन और इसका कैटाइन अगर आप कंबाइन कर रहे हो, इनका कैटाइनिक पार्ट उनका एनाइनिक पार्ट, वही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, उन्हीं को अपन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं। और ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अगर मेरे पास वीक सॉल्ट है, वीक सॉल्ट की बात करते हैं अपन, सो मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अब मैं यहां न्यूट्रलाइजेशन लिख ही देता हूं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, दोनों में से कम एक तो वीक होना ही चाहिए, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस,
अगर इस कॉम्बिनेशन से आप बना रहे हो, अब हमें एक बात और पता होगा, इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा, इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा, सॉल्ट का नेचर वही रहेगा। मतलब अगर आपने स्ट्रांग बेस मिक्स किया तो बेसिक सॉल्ट, अगर आपने स्ट्रांग एसिड मिक्स किया, वीक बेस है, तो जो स्ट्रांग होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और अगर आपने दोनों ही, जैसे दोनों ही स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस थे तो स्ट्रांग सॉल्ट था, अगर दोनों ही वीक है तो अपन कहेंगे ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब ये ऑलमोस्ट का मीनिंग जो है ना वो बड़ा ब्रॉड होता है, वो अपन रुक जाते हैं उसमें, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको ये दोनों पता चल गया। ठीक है भाई, मुझे ये पता चल गया कि अगर आपने कोई भी कंपाउंड ऐड किया, कोई भी सॉल्ट दिया मुझे, मैं पानी में डाल के ये तो बता ही सकता हूं कि ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना था, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। मैं भी यही कर रहा हूं कि दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्ट का नेचर भी वही होगा, ये तो पहले से पता है। ऐसा कोई भी सॉल्ट जो दोनों स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है, उसका कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई भी वॉल्यूम हो, सिर्फ इन्हीं सॉल्ट का पीएच 7 होता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने वाटर में इसका कितना अमाउंट डिसॉल्व किया है, क्या डिसॉल्व किया है, क्या कर रहे हो, क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका पीएच 7 होगा। वाइट इज, क्योंकि जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो पानी में डालने से, सपोज NaCl डाला तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ना तो ये पानी से रिएक्ट करता है और ना ये पानी से रिएक्ट करता है, उनका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं ना। स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेटेड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेटेड बेस, दे डजंट रिएक्ट विद वाटर। अगर वो पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो पानी अपना एम्फोटेरेट, इन दोनों को कोई मतलब नहीं, आयंस जैसे हैं, तो ना मुझे H+ आयन दिख रहा पानी में, ना OH नेगेटिव आयन, तो देयर विल बी नो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, राइट? वी गॉट इट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अगर कोई बेसिक सॉल्ट है तो अपन को पहले से पता रहेगा यार, बेसिक सॉल्ट मतलब pH ग्रेटर देन 7, एसिडिक सॉल्ट मतलब pH लेस देन 7, और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब pH भाई पूछना नहीं बस, pH इज इक्वल टू 6.5 टू 7.5, 7.2 तक ही रहता है, मैं तो बड़ा अच्छा रेंज लेके बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन में बताऊंगा मैं आपको, ये वैल्यूज जो लिखी ना मैंने pH की, यही वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन में, आप चिंता मत करिए, कैलकुलेशन में जाना है बिल्कुल। मैं तो आपको बहुत बता रहा हूँ, कम से कम पता तो चले कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मुझे कैसे पता चलेगा कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब को एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो मुझे कम से कम सॉल्ट को देख के ये तो पता चल जाएगा कि यार ये सॉल्ट ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला मैं, इस टाइप के सॉल्ट में सीधा pH 7 बताने वाला हूँ इनकी। सर ने बता रखा है कि इनमें किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसलिए कोई एसिड बेसिस में नहीं आएगा, इसमें आएगा। इनके pH 7 नहीं होते, सारे सॉल्ट के pH 7 नहीं होते, सिर्फ उन्हीं सॉल्ट के pH 7 हो सकते हैं जिनमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होंगे, बस। सो दैट इज अबाउट द सॉल्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, सॉल्ट का जो pH होता है ना, वीक सॉल्ट का, द pH ऑफ दिस सॉल्ट इज कैलकुलेटेड बाय हाइड्रोलिसिस। इसलिए तो अपन ने पढ़ा था इतना सारा कि हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है, ये सारा पार्ट अपन ने इसलिए डिस्कस किया। Only these salt which are strong salt has pH is equal to 7। अब अपन को एक बात पता है भाई, अगर आप एसिड की बात करोगे pH लेस देन 7, बेस की बात करोगे pH ग्रेटर देन 7, सॉल्ट की बात करोगे तो सारे pH, सॉल्ट का pH 7 नहीं होता, सिर्फ
वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे उन्हीं का pH 7 होगा बस। कैलकुलेशन में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन में भी देखेंगे। तो अब मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया, मुझे एसिड बेस पता चल गया, थ्योरीज के हिसाब से भी मुझे ये भी पता चल गया कि भाई अगर आप ऐसे लिख दो और बोलो कि बताओ इसका पीएच कितना होना चाहिए, तो कहूंगा भाई ये पानी में डालो, ये NaOH और H2CO3 बनाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाएगा, भाई इसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना। तो अपन को ये थोड़ा सा अपन को पता चल गया कि हमें करना क्या है, एक आइडिया एसिड बेस का। ठीक है, मुझे एसिड बेस के आइडिया पता चल गया कि मुझे करना क्या है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक है। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड है, दे विल एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में उन्हीं का इक्विलिब्रियम पड़ता है अपन को। बाकी मैं बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा और बताता रहूंगा कि इसमें भी अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह कैसे इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो अपन को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अपन मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने कहा मेरे पास वीक एसिड ले लिया अपन ने, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। वैसे अपन को पहले पानी के बारे में पढ़ना चाहिए, वेट करते हैं अपन, है? क्योंकि पहले तो अपन ये पढ़ लें कि भाई हमें क्या क्या यूज करना है, उसके बारे में अपन को पढ़ लेना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, अपन पहले पढ़ेंगे वाटर के बारे में। सो उसको लिखते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है KW। मैं डायरेक्टली KW पे तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ इसमें अपन वाटर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले तो ये इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर होता है मोलारिटी, दैट इज मोलारिटी ऑफ वाटर। और मोलारिटी होगा तो अपन लिखेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल, ये अपन को पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर is equal to 1 gram per ml. Therefore, 1000 ml is equal to 1 liter will be equal to 1000 grams. Therefore, molarity, that is concentration of water in 1000 ml is 1000 gram है, उसका molecular mass 18 है, divided by 1000, per liter लेना है तो ये भी 1000, that is equal to 55.56 moles per liter. अपन ने वाटर को क्या किया ना भाई, आपने कहा 1000, 1 लीटर में मोलारिटी बताओ, तो अपन ने कहा 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से, तो ये ग्राम हो गया। अब इसके मोल्स, मोल्स होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स हो गए। अब 1 लीटर में मोल्स तो थे अब मेरे पास, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर था ना, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लो भाई 1000 अपन 1000 से, कैंसिल हो गया, मेरे पास मोल्स आ गए। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 1 लीटर में वो 55.56 होता है, दैट इज 1000 बाई 18। ठीक है, चलो 1 लीटर वाटर में मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर मैं लिखूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ना वो तो Kc होता है, ये Kd भी लिख सकते हैं, Kd मतलब के डिसोसिएशन ऑफ वाटर, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट तो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी वर्ड पढ़ा हुआ है फॉर वाटर। तो अगर अपन वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ेंगे तो विल राइट दैट वाटर है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, और डिसोसिएशन किया आपने मतलब आपने वाटर को ब्रेक किया है, ऑटोप्रोटोलाइसिस नहीं, दैट इज डिफरेंट। आपने यहां पर इसको डिसोसिएट कर रहे हो, वाटर को डिसोसिएट किया तो H प्लस आइन बनेगा और OH नेगेटिव आइन बनेगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट,
प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो प्योर वाटर तो H+ आयन OH नेगेटिव आयन दे भी नहीं सकता वाटर में, नेग्लिजिबल आता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें मिनरल्स होता है, इट्स इम्प्योर वाटर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन, हमें केसी लिखना होता है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ऐसे अपन केसी लिखेंगे भाई, केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। जो वाटर में प्रोडक्ट ऑफ आयंस होते हैं ना, उनको कहते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज KW। द प्रोडक्ट ऑफ ions H+ ion and OH- ion present in water is called ionic product। अपन उसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट होता है मतलब H+ आयन इंटू OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट ना, उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ताकि अंडरस्टूड था क्योंकि लिख रहा था, लेकिन फिर भी अपन उसमें ऐड कर देता हूं। इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं लिखता हूं KW। इसको कहते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW का वैल्यू, मतलब इट इज लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KW का वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज 10⁻⁻40। तो मेरे पास आ गया फिर Kc फॉर वाटर। व्हाट विल बी Kc फॉर वाटर? इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे पता है, 10⁻⁻40। और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में अपन को पता है, ये मोल्स पर लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होता है? 1000/80। तो 18 इंटू 10⁻⁻17 कर लेता हूं, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻16 कर देता हूं। Kc फॉर वाटर। इसको देख के मैं ये बता सकता हूं कि प्योर वाटर क्यों डिसोसिएट नहीं होता होगा। इसका K इक्विलिब्रियम वैल्यू आप कहते हो 10⁻³ होता ना, 10⁻³ होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाता, -16 है, इसलिए अपन कहते हैं ये इजीली डिसोसिएट नहीं होता, वाटर डिसोसिएट नहीं होता। Ionic product of water is the product of ions, product of concentration of ions present in water is called ionic product of water। ये आयनिक प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं और वो KW के बराबर होता है। At 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW is equal to 10⁻⁻14 होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर था। मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14 एंड KW इज इक्वल टू आपने बताया दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। वी नो दैट concentration of H+ ion will be equal to concentration of OH negative ion। Why it is so? तो अगर एक भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ ना, एक भी ब्रेक हुआ, तो जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ये तो मना नहीं कर सकते ना कि जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ये तो अपन को दिख रहा है कि जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻⁻14 विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं भाई अगर ये दोनों बराबर है तो किसी को भी कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। एंड 10⁻⁻14 कैन आल्सो बी, और लिख रहा हूं मैं, 10⁻⁻14 कैन आल्सो बी इक्वल टू OH- n का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो फिर मैं लिख सकता हूं
Therefore, I can say that concentration of H plus ion will be equal to 10 की power minus 7, or you can write that concentration of OH minus ion will be equal to 10 की power minus 7. हाँ, तो वो तो पहले ही बता देता मैं. इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 10 की power minus 14 आएगा. 10 की power minus 7 into 10 की power minus 7 will be equal to 10 की power minus 14. और अगर वाटर एक भी ब्रेक हुआ तो जितने ये बनेंगे उतने ये बनेंगे भाई. एक ये बनेगा, एक ये बनेगा. तो जब भी वाटर ब्रेक होगा तो जितने ये H plus आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे. इसलिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल ही रहेगा अगर सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं. इन एनी सॉल्यूशन H plus आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना, H plus आयन इज एसिड. तो अपन क्या कहते हैं, द पावर ऑफ H plus आयन concentration, H plus आयन concentration in solution is calculated as pH. भाई H plus आयन का कितना पावर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको अपन pH बोलते हैं. H plus आयन का कितना पावर प्रेजेंट है उसको अपन pH बोलते हैं. pH of the solution. The power of H plus ion concentration present in the solution is called pH, and the pH is given by, that is Sorensen. तो वो पूछने वाला कोई नहीं, नाम कोई नहीं पूछता अपन से. pH will be equal to minus log of H plus ion concentration. And power of OH minus ion अगर कैलकुलेट करना है तो minus log of OH ले लो. That is the power of OH minus ion concentration. So I can say that, इसको हटा लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट को, इसको भी हटा लेता हूँ, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी अपन को. मेन पार्ट तो यही है अपने लिए. ठीक है, अपन क्या करेंगे, आपने कहा भाई pH इज इक्वल टू दिस, तो मैं नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसको 1 by pH कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा. या यहां से नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसको भी pH और इसको लिखूंगा log of 1 upon OH नेगेटिव आयन. प्लस करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना. ये तो pH कैलकुलेशन का इक्वेशन है, ये pH कैलकुलेशन का इक्वेशन है. मैं लिख सकता हूं कि भाई pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion और pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ion. मतलब अगर मुझे किसी H plus आयन, मुझे H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन है कोई इन वाटर मुझे गिवन था pH H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे. 10 की पावर माइनस 7, तो माइनस लॉग लेना होता है दोनों तरफ पावर ऑफ H plus आयन कैलकुलेट करने के लिए. तो दिस इज नथिंग बट pH and this will be what? It will become 7 into log 10. Log 10 1 होता है, so you'll get pH is equal to 7. मतलब अगर वाटर न्यूट्रल है तो pH is equal to 7, लेकिन अगर वाटर में H plus आयन डालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयन बढ़ेगा, तो pH is less than 7. मतलब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH is always less than 7. Why it is so? क्योंकि प्योर वाटर होगा तो 7 है ना pH. वैसे अपन OH नेगेटिव आयन लिखेंगे. भाई अगर वाटर होता तो OH माइनस आयन इज 10 की पावर माइनस 7. दोनों तरफ माइनस लॉग लो, you will get POH because POH is equal to that. So minus log of 10 की पावर minus 7 लिखूंगा. So this is nothing but the POH. That will be equal to 7. इसका मतलब कोई भी बेस हो उसका POH 7 हो, मतलब वाटर का POH 7 है. तो अगर इसमें वाटर में आप बेस ऐड करोगे तो OH नेगेटिव आयन बढ़ेगा ना, क्योंकि बेस तो OH देगा, ये बेसिक होगा तो OH देगा.
तो अगर OH बढ़ेगा सॉल्यूशन में तो pOH, तो ये 7 था जब ये 10 की पावर -7 है, माइनस लॉग भी लेना पड़ता है अपन को। तो अगर हम उसमें OH ऐड करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH बढ़ेगा। OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब ये बढ़ना चाहिए। OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अपन को पता है व्हाट विल हैपन। अगर OH बढ़ेगा तो pOH कम हो जाएगा। मतलब किसी भी बेसिक सॉल्यूशन का pOH 7 से बेसिक सॉल्यूशन होगा तो पानी से ज्यादा बेसिक, पानी से ज्यादा OH, ज्यादा OH तो कम pOH। अपन इसमें माइनस लॉग लेके बता सकते हैं ना, क्योंकि आपने कहा यहां पर लिख लेता हूं मैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, माइनस लॉग ले लेते हैं ना दोनों में, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन pH, प्रोडक्ट है तो प्लस लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन इज इक्वल टू pOH एंड माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14 इज 14। इसका मतलब है सॉल्यूशन कोई भी हो, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होगा। अब अपन क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई देख भाई, मैंने आपसे कहा pH ऑफ सॉल्यूशंस, मैंने आपसे कहा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सारे कैलकुलेशन अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं बताऊंगा आपको। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस आइन जो पानी में प्रेजेंट है और OH नेगेटिव आइन जो पानी में प्रेजेंट है वो 10 की पावर -14 है। पानी में इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ये पानी है मेरे पास। अगर अपन पानी में एसिड डाल दे तो अपन कहेंगे ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्यों? इसको चेंज कर दो ना। वो कैसे चेंज हो सकता है? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बगैर टेम्परेचर के चेंज नहीं हो सकता। आपने कहा था KW इज लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। वो कैसे? अर्नेस इक्वेशन लिखूंगा ना, log Kc2 अपन Kc1 मतलब log Kw2 अपन Kw1। मैंने आपसे कहा टेम्परेचर का डिपेंडेंस मैं बताऊंगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw का वैल्यू फिक्स होगा, वो सिर्फ चेंज हो सकता है किससे? टेम्परेचर से। इसलिए तो अपन बार बार लिख रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख रहे हैं। पूरे चैप्टर में अपन से टेम्परेचर कहीं चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो वाटर में ही पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहेगा, टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, मतलब Kw यही यूज होना है। कुछ अपन से अगर पूछ सकते हैं तो वो वाटर की कोई रिलेटेड करके पूछ सकते हैं, वाटर को कोरिलेट करके पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको वाटर में पूरा टाइम दे रहा हूं, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ अपना, चैप्टर शुरू होने के लिए अभी टाइम है। अपन क्या करेंगे, pH ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना भाई, मेरे पास पानी था, ये पानी है, उसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 की पावर -14, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। इसमें H प्लस आइन कितना है, OH नेगेटिव आइन कितना है, मुझे पता है। 10 की पावर -7 H प्लस आइन, 10 की पावर -7 OH नेगेटिव आइन, दोनों का आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -14 है। अब मैंने कहा भैया मेरे पास पानी था, इसमें HCl डाल दें, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। HCl डालोगे तो H प्लस आइन आएगा, H प्लस आइन आएगा तो ये बढ़ेगा। अब ये तो चेंज हो नहीं सकता किस कॉन्सेंट्रेशन से, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे आपने बताता दिया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन से, वो तो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बाकी किसी फैक्टर से वो चेंज नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, तो H प्लस आइन ऐड करो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसको कम कर दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, तो अब इतना सारा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना ऐसे। आपने लिखा H2O है
ये इक्विलिब्रियम है, H+ साइन है और ये OH- साइन है। आपने कहा मैंने HCl ऐड कर दिया, तो आप ये बोल रहे हो कि मैंने बाहर से H+ साइन ऐड किया, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया लीच-टिटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से। और जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये दोनों कंबाइन होकर पानी बनेंगे, पानी बनेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा ना। हाँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में अपन को पता है अकॉर्डिंग टू लीच-टिटलियस प्रिंसिपल, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे। तो आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, मैं इसका कंसंट्रेशन कम कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात हमेशा के लिए पता चल गया कि भाई वाटर में H+ आयन और OH- आयन पहले से कितना है ये मुझे पता है हमेशा। अब आप बताओ क्या ऐड कर रहे हो आप, एसिड या बेस? तो कोई सब्सटेंस मुझे दोगे तो बताओगे ना कि एसिड या बेस है, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, आपने पूरा थ्योरीज तो पढ़ा डाला मुझे कि आप सब्सटेंस का बता दो, स्ट्रक्चर बना दो, कुछ तो बना दो, बोल दो कि मैं ये ऐड करने वाला हूं, अमोनिया ऐड करने वाला हूं, एनिलीनियम आयन ऐड करने वाला हूं, अमोनियम आयन ऐड करने वाला हूं, कुछ तो बताओ क्या ऐड करने वाले हो आप। मैं उससे बता दूंगा कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ये आपने बता दिया मुझे, ब्रॉन्स्टेड से भी बताया। अच्छा, टाइम हो गया। कौन है, तो नाम क्या है? अच्छा, अच्छा तो नाम है, ले 458, 358 पे ही बताने लगा। चलो भाई रुक जाते हैं, अब तुमने बोल ही दिया है तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, मतलब चल जाने दो तो, एक काम करो, 415 पे है तो तुम चले जाओ, हम लोग थोड़ा मतलब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, बस ऑफलाइन होने का इंतजार है। अच्छा, अच्छा तुम्हारी घड़ी में 4.05 हो गया। हो, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो गिफ्टेड होगी ना इसलिए ऐसे, और गिफ्टेड चीजें आगे ही चलती हैं पता, क्योंकि अपना पैसा नहीं लगा ना तो ऐसे ही होता है। चलो देख लेना जो नहीं देख पाया ऐसे ही, ऑफलाइन जिस दिन होगा उस दिन मजा आएगा। ठीक है, ओके, कोरोना का इफेक्ट हो गया। अच्छा, अपन क्या बोल रहे थे, मैं बस 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट में खत्म कर देंगे अपन, छह वाला है, ठीक है, देख लेंगे अपन है। अपन ये देखते हैं, मैं अपन बात कर रहे थे कि भाई हमें ये तो पता है कि वो उसमें H+ आयन और OH- आयन है पानी में। अब अगर मुझे कंपाउंड का नेचर पता चल गया तो इन दोनों में से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने एसिड ऐड किया तो ये बढ़ गया, ये कम हो गया, और बेस ऐड किया तो ये बढ़ गया, ये कम हो गया। अब बेस ऐड किया तो OH अगर बढ़ गया तो पीओएच कम हो गया, राइट ना? ये अपन ने कहा भाई मैंने पानी में HCl डाल दिया, ठीक है, तो H+ आयन बढ़ गया, H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच कम हो गया। किससे कम हो गया? 7 से कम हो गया। तो अगर पीएच 7 से कम हो गया तो उसी सोल्यूशन का अगर पीएच बताना है तो बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर ये पार्ट कांस्टेंट है तो ये पार्ट कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मतलब पहले से मुझे पता है कि सॉल्यूशन में बस आप ये बता दो क्या ऐड कर रहे हो, मैं कम से कम ये तो बता ही दूंगा यार इसका पीएच क्या आना चाहिए। ऐसे तो नहीं करूंगा ना। स्टूडेंट पता क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन किया और पीएच इज इक्वल टू लिखेंगे 79, ये लो भाई, और 2 बार अंडरलाइन, ये पीएच आ रहा मेरा। अब भैया ऐसा पीएच तो वही मुबारक, पीएच आ ही नहीं सकता, 14 से ज्यादा तो होता नहीं है किसी सोल्यूशन में, तुम उसको 79 बोल रहे हो। तो पहले अपन कॉमन सेंस से सोचेंगे तो यार आपने क्या ऐड किया पहले तो यही बता दो। अगर एसिड ऐड किया है तो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, बेस ऐड किया है तो पीओएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, पीएच 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो अपन सोच रहे हैं। ठीक है, अब अपन रुक ही जाते हैं क्योंकि अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बस मुझे याद दिलाना तुम कि आपने अभी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं बताया, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट के बाद फिर अपन बाद में थोड़ा सा और ये डिस्कस करेंगे तो अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना? और तभी मैं आपको लॉग वॉग कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे बताते हैं या एंटी लॉग कैसे बताते हैं किसी भी नंबर का, तो नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, बंद करें। ठीक है भाई, तो फिर
आज की बाय। बाय सर। बाय सर।